अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी कॉमन वेंटिलेटर सेटिंग पैरामीटर्स कंट्रोल। तो उसका मकसद ये है कि जिस जिस तरह हमने पहले 6 नंबर पार्ट में जो अपलोड किया हुआ है, आप लोगों के साथ जो मूड है ना, मुख्तलिफ़ किस्म के मूड्स है, स्पॉन्टेनियस है और कंट्रोल मूड्स हैं। इसी तरीके से जो सिंक्रोनाइज़, इंटरमिटेंट, मैंडेटरी वेंटिलेशन मूड है और जो लास्ट है वो असिस्ट और कंट्रोल जो है मूड है। तो ये 4 मूड्स हैं, ठीक है? वो हमने जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन किया हुआ है 6 नंबर पार्ट में और हमने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। अब हम सेटिंग के बारे में, तो कुछ वेंटिलेटर के मूड्स होते हैं और उसी तरीके से कुछ सेटिंग्स होती है। तो मूड्स तो मैंने पहले भी आपको बताया कि आप वेंटिलेटर किस वे पे जो है वो यूज़ करते हैं, मतलब उसमें आप कौन से वॉल्यूम और कौन से प्रेशर को जो है वो आप सेट करते हैं पहले से, कि वो पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस वे पे जो है आप उसको लगाते हैं। तो ये वो तो मूड हो गया। अभी हम कॉमन जो वेंटिलेटर सेटिंग्स होती है, पैरामीटर्स होती है, कंट्रोल्स हम किस तरीके से, वो कौन-कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि हम सेटिंग में सेट करते हैं। सबसे पहले जो सेटिंग हम करते हैं वो फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर ऑक्सीजन, मतलब कितनी कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको लेना होगी, ठीक है। दूसरी जो है वो टाइडल वॉल्यूम को जो है वो हम क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं। जो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन होती है कि इन्हेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस में जो एक पेशेंट लेते हैं ना, मतलब नॉर्मल इंसान जो इन्हेलेशन एक्सहेलेशन की जो ऑक्सीजन लेते हैं उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तीसरी जो है वो है पीक पीक फ्लो या फ्लो रेट, मतलब फ्लो रेट या पीक फ्लो कि कितने, मतलब 1 मिनट में कितने जो है वो फ्लो ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है उस पेशेंट को। तीसरी चौथी जो है वो रेस्पिरेटरी रेट है, ठीक है, एंड ब्रीथ रेट है, एंड फ्रीक्वेंसी है। तो ये भी इसी तरीके से है कि कितनी टाइम में, पर मिनट में कितनी ब्रीथ वो लेते हैं, वो सेट करते हैं आप इस सेटिंग में। फिर क्या है कि माइन्यूट जो वॉल्यूम है, ठीक है, और इसी तरीके से इन्हेलेशन एक्सहेलेशन रेशो, जो इंस्पायरेशन टू एक्सपायरेशन रेशो है, ये भी हम पढ़ेंगे। ये भी एक सेटिंग है कि जो वेंटिलेटर सेटिंग होती है उसमें हम सेट करते हैं। और इसके बाद साइड जो है वो हम ये भी एक पैरामीटर है सेटिंग में, हम उसको करते हैं। तो पहले जो कॉमन सेटिंग है वो है कि फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर ऑक्सीजन, FiO2, मतलब ये है कि द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दैट द पेशेंट इज रिसीविंग फ्रॉम द वेंटिलेटर बिटवीन 21% टू 100%। रूम एयर हैज़ 21% ऑक्सीजन कंटेंट। तो आपको पता है कि जो नाम रूम जो रूम एयर में जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो है 21%, ठीक है। और जो फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर ऑक्सीजन की कंसेप्ट यही है कि जो परसेंटेज, मतलब ये बता रही है कि द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, कितनी कंसंट्रेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या करते पेशेंट रिसीव करते हैं वेंटिलेटर से, मतलब वेंटिलेटर मशीन से आप कितना ऑक्सीजन रिसीव करते हैं, इसको हम फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है। फिर बात यह है कि इनिशियली अ पेशेंट इज प्लेस ऑन अ हाई लेवल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर ऑक्सीजन, मीन के 60% और हाइयर। मतलब हम इनिशियली जो पेशेंट है ना, वो अगर वेंटिलेटर पे हम प्लेस करते हैं तो वो हम 60 से क्या करते हैं, 60% है या 60% से हाइयर पे हम क्या करते हैं, सेट करते हैं पेशेंट को, ठीक है। सब्सिक्वेंटली चेंज इन जो फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर ऑक्सीजन होती है आर बेस्ड ऑन द एबीजीज एंड जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। मतलब SaO2, मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है आर्टीरियल, जो आर्टरीज में ब्लड है ना उसकी सिचुएशन की बात यही हो रहा है। तो ये जो इंस्पायर ऑफ ऑक्सीजन, हम अगर एक पेशेंट को ऑक्सीजन वेंटिलेशन से ज़्यादा और कम करते हैं तो वो हम किस बेस पे, किस, ये डिपेंड करता है एबीजीज पे। हम उससे बार बार एबीजीज लेते हैं घंटा 2 घंटे बाद, और उससे जो है वो मालूम करते हैं कि उसकी ऑक्सीजन की जो सिचुएशन है या कंसंट्रेशन है वो कम है या ज़्यादा है। तो हम तो ये डिपेंड करते हैं कि आप वेंटिलेटर से कितना ऑक्सीजन उसको इंस्पायर करेंगे, ठीक है, एक पेशेंट को। तो एबीजीज और सिचुएशन आप ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं। फिर बात हो रही है ये अंधविज आप एज के हिसाब से भी हम उसको सेट करते हैं, जैसा कि एन एडल्ट पेशेंट इन द इनिशियल प्रिपरेशन ऑफ इंस्पायर ऑक्सीजन मे बी सेट एट 100% until arterial blood gases can document adequate oxygenation। मतलब हम एडल्ट जो पेशेंट होती है, हम 100 से, हम वो पहले भी हमने बात की ना कि 60 या 60 से हायर, देन वो हम जो वेंटिलेटर की जो पैरामीटर्स है वो उस पर सेट करके आपको 100% ऑक्सीजन देगा, 80% ऑक्सीजन देगा, 90% ऑक्सीजन देगा, ये आप मुझे डिपेंड करते हैं। इन फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर ऑक्सीजन ऑफ 100% फॉर एन extended period of time can be dangerous oxygen toxicity but it can protect against hypoxemia। तो
फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर ऑक्सीजन अगर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए चलते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट ऐसा है कि वो 100% ऑक्सीजन वेंटिलेशन से लेता है और कम से कम उसने 3-4 दिन या इस तरह से 1 वीक तक और इसी तरीके से कंटिन्यूसली 100% ऑक्सीजन ले रहा है, तो इसमें चांस ये है कि उसकी ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी उसको हो जाए, ठीक है? तो उससे लेकिन वो अदर साइड से प्रोटेक्ट अगेंस्ट किस चीज़, हाइपोक्सीमिया, मतलब उसकी जो ऑक्सीजन है ब्लड में, वो ब्लड की जो ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन कम होने से ये प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो मतलब ये इसका इम्पोर्टेंस भी है, डिस इम्पोर्टेंट भी है। जैसा कि अगर आप ज़्यादा टाइम तक उसको कंटिन्यूसली 100% ऑक्सीजन दे रहा है तो फिर उससे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी कम हो सकती है, लेकिन बट इट कैन प्रोटेक्ट, ये आपको प्रोटेक्ट कर भी सकता है अगेंस्ट हाइपोक्सीमिया। और इन्फेंट्स के लिए क्या होता है, इन्फेंट्स के लिए यही है कि एंड स्पेशली इन प्री मेच्योर जो इन्फेंट्स होती है, प्री मेच्योर इन्फेंट हाई लेवल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर ऑक्सीजन होती है, तो वो हम ग्रेटर देन 60 शुड बी अवॉइडेड। तो जो इन्फेंट्स होती है, बेबीज होती है, तो आपको पता है कि उसकी जो लंग्स है वो प्री मेच्योर है, उसकी लंग्स इतना कैपेबल नहीं है कि वो 100%, 80%, 60% जो है वो क्या ऑक्सीजन अफोर्ड करा सके। तो इसकी वजह से हम उसको मतलब 60 से कम पे लगाना है। अगर 60 से ज़्यादा पे हमने लगाई तो इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के उसकी लंग्स की जो alveoli है उसकी डेथ हो सकती है, बारोट्रामा हो सकती है, ठीक है? तो ग्रेटर आप 60% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपने अवॉइड करना है इन पेंस में। यूजुअली द फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर ऑक्सीजन एडजस्ट टू मेंटेन इन सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ ग्रेटर देन 90% और राउंडली इक्विवेलेंट टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर देन 60% mmHg। मतलब ये है कि आप जब भी लगाते हैं तो एडजस्टमेंट पॉइंट आपका होना चाहिए 60 to 90, ठीक है? इसके दरमियान आपको सेट करना होगी, ठीक है? और वो भी आप देखते हैं पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स पे। एक बात हो रही है कि ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इज अ कंसर्न इवन इन प्रोटेक्शन ऑफ इंस्पायर ऑक्सीजन इफ IO2 आप ग्रेटर देन 60% इज रिक्वायर्ड फॉर मोर देन 25 आवर। मतलब ये हावर्स के हिसाब से अगर एक पेशेंट को ये कंसर्न है, मतलब ये वो उसका ख्वाहिश है कि हमें मतलब 24 आवर या इससे ज़्यादातर ज़्यादा जो है वो नीड के ग्रेटर ऑक्सीजन की इंस्पायर ऑक्सीजन की फ्लो स्टार्ट कर ले वेंटिलेशन से। लेकिन इसमें कंसर्न ये होना चाहिए कि इससे टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी कंसर्न आपने लाजिम उसको बताना है, ठीक है? कि अगर ज़्यादा देर तक मतलब फॉर एग्जांपल 2-3 दिन तक अगर आपको कंटिन्यूसली 90 और या 100 या इसी तरीके से 70 से एबव ऑक्सीजन कंटिन्यूसली हम चलाते हैं तो इससे ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। फिर अगर एक पर्सन को ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाती है ना, तो फिर उसकी साइन एंड सिम्टम क्या क्या हो सकती है, ठीक है? तो इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग गेमिंग नर्सिंग लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाए, ठीक है? अब बात हो रही है साइन एंड सिम्टम ऑफ ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की, कि जब फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इंस्पायर ऑक्सीजन अगर एक पर्सन को जो है वो हो जाती है टॉक्सिसिटी, तो उससे उसकी फ्लैश फेस होती है, मतलब उस पर ऐसा स्वेट्स आ जाती है। दूसरी बात ये है कि उसकी जो ड्राई कप है और उस पर ड्राई कप भी लग सकती है इस ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी की वजह से। तीसरी बात ये है कि डिस्पनिया हो सकती है, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो सकती है, ठीक है? और चेस्ट पेन भी हो सकती है क्योंकि उसको सिर्फ ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन ऑक्सीजन जब भी पेशेंट लेते हैं वो ह्यूमिडिफाइड मीन की जो मॉइस्चराइज ऑक्सीजन उसको उसका हेल्प करते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ ड्राई ऑक्सीजन होती है। तो इसलिए उसकी चेस्ट पेन भी क्रिएट हो सकती है और डिस्पनिया भी क्रिएट हो सकती है। टाइटनेस ऑफ चेस्ट मसल हो सकती है क्योंकि फिर वो स्पाज्म में चलती है, उसकी जो लंग्स की वेसल होती है, अब मतलब मसल होती है। सॉफ्ट थ्रोट भी हो सकती है क्योंकि ये मैंने पहले बताया कि ये ड्राई ऑक्सीजन होती है। पहले जो कॉमन सेटिंग्स है, तो सेटिंग पे मैंने आपको बताया, लेकिन मैं दोबारा आपको ये बताता हूँ कि सेटिंग और जो मूड है इसमें डिफरेंस ये है कि मूड जो है ना, वेंटिलेटर मूड, मतलब ये कि आपको किस टाइप ऑफ ब्रीथ डिलीवर होना चाहिए। मतलब आपको सीपैप का ब्रीथ डिलीवर होना चाहिए, आपको बाईपैप का मतलब प्रेशर डिलीवर होना चाहिए, आपको प्रेशर कंसंट्रेशन का हमने जो पहले 6 नंबर पार्ट में ये टास्क पढ़ लिए मूड वेंटिलेशन की, ठीक है? तो आपको टाइप्स के कौन सा टाइप्स आप जो ब्रीथ है वो लेना चाहिए, इसका मेनली ये रीज़न है। दूसरा जो है वो सेटिंग की बात हो रही है, तो सेटिंग या पैरामीटर मतलब आपको स्पेसिफिक वैल्यू या सेटिंग एज
नंबर, हम इसमें नंबर को सेलेक्ट करते हैं और स्पेसिफिक वैल्यूज़ को सेलेक्ट करके आपको ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हमने पहले फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर ऑक्सीजन की बात की, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल ये है कि फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर ऑक्सीजन अगर एक पर्सन को हम 60 से एबव, मतलब एग्ज़ाम्पल ये है कि एडल्ट पेशेंट है, तो उसको हम 80 जो है वो FiO2 मीन फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर ऑक्सीजन दे रहे हैं। किस टाइप्स, किस वे पे दे रहा है, तो वे आपका मूड होगा, सेटिंग आपका स्पेसिफिक वीडियो होगा, जो कि हमने फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर ऑक्सीजन की 80-90% ऑक्सीजन की बात की, और कितना आपको चल रहा है और किस टाइप पे चले, फॉर एग्जाम्पल सी पे, बाई पे, PCV, PSV, ठीक है? ये पहले टाइप से मूड्स की, तो ये करा आपकी कल मूड और सेटिंग के बारे में। तो अब इसमें टाइडल वॉल्यूम में हम कितनी जो है वो वॉल्यूम को सेट करते हैं कि पेशेंट को कंटिन्यूसली जारी रहेगी। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड टू पेशेंट ड्यूरिंग वेंटिलेटर ब्रीथ। मतलब ये कि वेंटिलेटर जब एक पेशेंट के लिए हम करते हैं तो कितनी जो है वो वॉल्यूम ऑक्सीजन वगैरह ये हम ये कर डिलीवर करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर एंड एक्सपायर विद ईच ब्रीथ। तो टाइडल वॉल्यूम तो एक नॉर्मल एयर जो इंस्पायर और एक्सपायर की, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की जो वैल्यूज होती है, ब्रीथ होती है, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। फिर क्या है कि यूजुअल जो वॉल्यूम सेलेक्टेड इज बिटवीन, तो टाइडल वॉल्यूम जो सेलेक्ट करते हैं मोस्टली ये 5 to 15 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? अगर एक बेबी का जो है वो 3 केजी जो है वो उसका वेट है, तो हम उसको तकरीबन जो लगाते हैं 10 अगर लेते तो 30 ml पर जो है वो मिनट उसको हम लगाते हैं, ठीक है? तो ये एमसीक्यूज में आ सकती है, आपको पता होना चाहिए कि जो वेंटिलेटर सेटिंग होती है तो वो हम केजी के हिसाब से टाइटल वॉल्यूम कितना हम दे सकते हैं, तो ये 5 to 15 उसकी रेंज है। फिर क्या है कि इन द वॉल्यूम वेंटिलेटर टाइटल वॉल्यूम ऑफ 10 to 15 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट और ट्रेडिशनली जो है यूज़ करते हैं। तो वेंटिलेटर वॉल्यूम की जो वेंटिलेटर है तो वो ज़्यादातर हम वेट के हिसाब से देते हैं, लेकिन कुछ पहले जो यूज़ होता था वो 10 to 15 जो है वो ml पर केजी यूज़ होता था। मुख्तलिफ सेटिंग है, ठीक है? लेकिन आपने जो लेटेस्ट है अभी जो चल रहा है ये यही है, देखें। द लार्ज tidal volume may lead to value trauma, aggravated the damage implanted on the lungs. For this reason, lower tidal volume टारगेट 6 to 8 ml पर केजी आर नाउ रिकमेंडेड। तो अभी जो रिकमेंडेशन है, क्योंकि इससे वाल ट्रामा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम होने की वजह से अल्विलाई की जो है वो उसमें रप्चर वगैरह हो सकती है ना, तो ट्रामा हो सकती है, डैमेज हो सकती है, तो उसकी वजह से हम उसको मतलब ये 6 to 8 ml पर केजी रिकमेंड करते हैं। अब तीसरी जो कॉमन सेटिंग है वो है कि पीक या पीक फ्लो या फ्लो ऑफ रेट। तो पीक फ्लो या फ्लो ऑफ रेट में ये है कि द स्पीड ऑफ डिलीवरिंग एयर पर यूनिट ऑफ टाइम एंड एंड इज एक्सप्रेस इन अ लीटर पर मिनट। तो अब स्पीड ऑफ डिलीवरी ऑफ एयर की कितनी जो है वो पर टाइम यूनिट ऑफ, आप कितने यूनिट पर टाइम या पर मिनट पर सेकंड पर मिनट, ठीक है, पर हावर ये आप दे रहे हैं, ठीक है? तो ये एक्सप्रेस होगी मोस्टली लीटर में, ठीक है? The higher the flow rate, the faster peak airway pressure is reached in the shorter inspiration। मतलब ये कि जितना आप वेंटिलेटर ज़्यादा इंस्पायरेटरी या फास्टर रेट पे लगाते हैं, तो इसी वजह से उसकी जो पेशेंट है उसकी इंस्पायरेशन शॉर्ट होगी। आसान बात है ना, अगर आप कहीं जो है वो वॉकिंग करते हैं, ठीक है, दौड़ते हैं, तो जब आप दौड़ते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो ब्रीथिंग है वो फास्टर हो जाती है, जल्दी जल्दी आप ब्रीथ लेते हैं, तो उसकी वजह से इंस्पायरेशन की जो ब्रीथिंग है, टाइम है, वो कम होती है, शॉर्ट होती है। द लोअर द फ्लो रेट द लॉन्गर द इंस्पायरेशन। तो अब उसके अपोजिट बात हो रही है कि जितना आपका फ्लो रेट लोअर होगी, इतना आपका इंस्पायरेशन की जो टाइम होगा वो क्या होगा, वो लॉन्गर होगा, ठीक है? फिर क्या है कि रेस्पिरेटरी रेट, ब्रीथ रेट, फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो ये सब जो है वो अभी हो रहा है। द नंबर ऑफ ब्रीथ द वेंटिलेटर विल डिलीवर मिनट्स 10 to 16 बीट पर मिनट। तो अभी जो रेस्पिरेटरी रेट या ब्रीथ रेट या फ्रीक्वेंसी, मतलब पर मिनट में आप कितनी ब्रीथ उसको प्रोवाइड करते हैं एक पेशेंट को, तो ये है रेस्पिरेटरी रेट। तो 10 to 16 बीट पर मिनट, ठीक है? टोटल रेस्पिरेटरी जो रेट है इक्वल्स पेशेंट रेट प्लस वेंटिलेटर जो रेट है, ठीक है?
तो इसमें यही है कि जो टोटल रेस्पिरेटरी रेट है ये इक्वल है द पेशेंट जो खुद रेट लेते हैं और कितना रेट हम उससे वेंटिलेटर से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है कि द नर्स डबल चेक द फंक्शनिंग ऑफ द वेंटिलेटर बाय ऑब्जर्विंग द पेशेंट रेस्पिरेटरी रेट। तो ये नर्स क्या करते हैं, नर्स डबल चेक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है कि कितनी फंक्शनिंग जो है वो उस वेंटिलेटर से जो है वो ऑब्जर्व हो रहे पेशेंट के रेस्पिरेटरी रेट के हिसाब से। ठीक एडल्ट पेशेंट एंड ओल्डर जो चिल्ड्रन है, अगर एक पेशेंट ऐसा है कि वो विद सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जो डिजीज है अगर उसके साथ आया है तो हम क्या करते हैं फॉर एडल्ट पेशेंट या ओल्डर चिल्ड्रन के लिए रिड्यूस टाइडल वॉल्यूम, हम टाइडल वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं और रिड्यूस रेस्पिरेटरी रेट। मतलब ये कि सीओपीडी में मोस्टली अगर आप देख ले तो उसके अंदर अल्वेओलाई की जो एक्सचेंज है वो कंप्लीटली नहीं होती, तो उसकी वजह से उसकी जो टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। ठीक है फॉर इन्फेंट्स एंड यंगर चिल्ड्रन है तो उस यंगर चिल्ड्रन या इन्फेंट्स की भी टाइडल वॉल्यूम स्मॉल होती है और रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है वो हायर होती है। ठीक है तो आपने ये कंडीशन याद रखना है कि एडल्ट पेशेंट या इसी तरीके से जो ओल्डर चिल्ड्रन है लेकिन वो विद सीओपीडी आया है तो उसकी रेस्पिरेटरी रेट भी कम होंगी और उसकी जो टाइडल वॉल्यूम होगी वो भी कम होंगी। लेकिन अगर ये इन्फेंट जो है वो यंगर चिल्ड्रन जो है वो क्या है कि ये अगर हो गए तो स्मॉल टाइडल वॉल्यूम और उसके साथ हायर रेस्पिरेटरी रेट हो सकती है। ठीक है तो ये दोनों लोग थोड़ा सा अपोजिट एमसीक्यू में आ सकती है सिनेरियो के बेस पे कि अगर आपको बता रही है कि एक मतलब इन्फेंस था 22 डेज का एक बेबी है, उसकी जो टाइडल वॉल्यूम है वो मतलब स्मॉल होंगी। ठीक है और उसकी आप रेस्पिरेटरी रेट क्या होंगी, हायर होंगी, लोअर होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है तो हायर रेस्पिरेटरी रेट फॉर पेन एंड जो स्मॉल टाइडल वॉल्यूम। ठीक है फिर बात हो रही थी कि जो मिनट वॉल्यूम है। ठीक है तो वॉल्यूम ऑफ एक्सपायर ऑक्सीजन एयर इन 1 मिनट। तो मिनट वॉल्यूम इसको हम दूसरा नाम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एक्सपायर एयर इन 1 मिनट। 1 मिनट में हम कितना जो एयर है वो एक्सपायर कर सकती है वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है तो फिर क्या रेस्पिरेटरी रेट टाइम टाइडल वॉल्यूम इक्वल जो मिनट्स वॉल्यूम है वो जो वेंटिलेशन है। ठीक है तो जो वॉल्यूम ऑफ एक्सपायर एयर होती है। ठीक है इन 1 मिनट इज इक्वल टू जो टाइडल वॉल्यूम है और इसके साथ प्लस फ्रिक्वेंसी जो है वो कितनी फ्रिक्वेंसी मीन की कितनी ब्रीथ पर मिनट लेते हैं। तो ये दोनों जब इसी फार्मूला है कि जो इन एक्सपायरेशन वॉल्यूम ऑफ एक्सपायर एयर इन 1 मिनट में इसका फार्मूला क्या है कि टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई जो फ्रिक्वेंसी है। इन स्पेशल केसेस हाइपोवेंटिलेशन और हाइपर वेंटिलेशन इज डिजायर। मतलब ये हम ज़्यादातर क्या करते हैं जो हाइपर वेंटिलेशन अगर एक पर्सन को होगी या इसी तरीके से हाइपर वेंटिलेशन तो इस केस में हम क्या करते हैं स्पेशल ये सेटिंग करवाते हैं। इन पेशेंट विद हेड इंजरी, अगर एक पेशेंट को ऐसा है कि उसको हेड इंजरी हुआ है या भी उसकी एग्जाम्पल थोड़ा सा दे रहा है तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस may be required to promote cerebral vasoconstriction with a resultant decrease in intracranial pressure। तो मतलब ये कि ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस उमूमन जो हेड इंजरी के पेशेंट पे उसको होती है क्योंकि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस एक ऐसा कंडीशन है कि इसकी वजह से उसको मतलब अल्कलोसिस किस वजह से आते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल अगर अंदर जो है वो कम है तो ये वेंटिलेटर मशीन हम हेड इंजरी के लिए इसलिए लगाते हैं ताकि नॉर्मली जब भी कोई भी आईसीपी इंक्रीज होती है तो वो ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होना तो इसका मकसद ये है कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ चलती है ना हेड इंजरी के जो पेशेंट हैं, लेकिन हमारा मकसद ये होगा कि वो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की तरफ लेके जाए। तो जब अल्कलोसिस की तरफ हम लेके जाते हैं तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं उसको ऑक्सीजनेशन उसको जो वेंटिलेशन प्रोसेस है। ठीक है उस वेंटिलेशन प्रोसेस को थोड़ा पास कर देते हैं और जो मीटिंग मिनट्स है मीन की या मिनट वॉल्यूम है मीन की जो एक्सपायर्ड एयर होती है वो ज़्यादा करा देती है। तो जब एक्सपायर एयर ज़्यादा होती है तो इस हेड इंजरी के पेशेंट की जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हुआ है तो वो हम ज़्यादा प्रेशर से वो एक्सपायरेशन कर लेते हैं तो वो निकालते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एसिडिक है तो वो एसिडिटी कम होके
और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी हमने उसको पास किया हुआ है, तो उसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन चलती है, तो ऑक्सीजन की वजह से उसको रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की तरफ लेके जाते हैं, और जब अल्कलोसिस होगा तो उसकी वजह से सेरेब्रल वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा और आईजीपी जो है वो डिक्रीज होगी। समझ आ गई? फिर बात क्या है कि इन दिस केस द टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रेट आर इंक्रीज। इस कंडीशन में क्या होती है कि जो टाइडल वॉल्यूम होती है, मतलब जो नॉर्मल इंस्पायरेटरी एयर है, तो वो क्या होती है, वो इंक्रीज और उसके साथ रेस्पिरेटरी रेट मैंने पहले भी आपको बताया कि हाइपर वेंटिलेशन आपको होनी चाहिए टू अचीव द डिजायर अल्कलोडिक पीच बाई मैनिपुलेटिंग द पार्टिकल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मतलब वैल्यू है, ताकि वो क्या वो मेंटेन हो जाए। देयर इन्फेक्शन विद सीओपीडी, अगर एक पेशेंट ऐसा, ये दोबारा और एग्जांपल है कि एक पेशेंट ऐसा आया है कि उसकी सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज उसको लगा हुआ है, ठीक है, तो वो अगर हम उस रेट्स और ये चीज़ों पर ट्रीट करते हैं ना, तो किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं, तो बेस लाइन एबीजीज रिफ्लेक्ट एंड इवॉल्वेटिव पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुड नॉट हाइपरवेंटिलेटेड। इंस्टेड द गोल शुड बी रिस्टोरेशन ऑफ द बेस लाइन पास्टर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर हमने उसको एबीजीज करवाई, तो एबीजीज में पास्टर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, वो अगर इन्वर्टेड है, मतलब जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी आपकी बॉडी में, एबीजीज में अगर आया, तो मीन इसका ये है कि आप एसिडोसिस की तरफ जलते हैं, ठीक है। तो एसिडोसिस की तरफ जब चलते हैं, तो इसका मकसद ये है कि आपको हाइपर वेंटिलेशन की ज़रूरत है और आपको नहीं नहीं लगा हुआ है, तो फिर हमारा जो डिज़ायर ये ख्वाहिश होगा कि आपकी जो रेस्टोरेशन है वो बेस लाइन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे लेके आए, ठीक है, ताकि वो जो प्रॉब्लम्स है वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए, ठीक है। तो दीज पेशेंट यूजुअली हैव अ लार्ज कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड लोड, ठीक है। मेन मकसद ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इन लोअरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल रैपिडली में रिजल्ट इन अ सीजर। तो अगर हम उसको इस कंडीशन में, ये भी आपको एज ए नर्स मैनेज करना होगी कि आप डायरेक्टली जो है वो ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम आप कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर देंगे और ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेट कर दें एक पेशेंट को, नहीं, क्योंकि इसकी वजह से उसको सीजर होने की चांसेस भी हो सकती है। तो आपने ग्रेजुअली वीनिंग की जो है वो वीन पे आपने उसको ये प्रोसेस स्टार्ट करना है। फिर इंस्पायरेशन इन एक्सपायरेशन रेशो जो है वो क्या है कि द रेशो ऑफ इंस्पायरेशन टाइम टू एक्सपायरेटरी टाइम ड्यूरिंग अ ब्रीथ। मतलब ये है कि आप जितना इंस्पायरेशन कितना टाइम पे करते हैं, उतनी आपकी एक्सपायरेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मोस्टली वो बता रही है कि इंस्पायरेटरी एक्सपायरेशन यूजुअली 1:2, मतलब इंस्पायरेशन आप जब एक टाइम पे मतलब 1 सेकंड में आप किया कर ली, तो एक्सपायरेशन आपने 2 सेकंड में करना है, ठीक है। एग्जाम्पल वो बता रही है सिर्फ 1:2। फिर क्या है कि जो साइन है, तो साइन साइन ये एक और टर्म है सेटिंग की, ये या वेंटिलेटर की जो कॉमन सेटिंग है वो हम स्पेसिफिक वैल्यू को लगाते हैं, जैसा कि अ डीप ब्रीथ जो कंडीशन होती है कि अ ब्रीथ दैट हैज अ हायर वॉल्यूम देन द टाइडल वॉल्यूम। तो साइन में हम देखते हैं कि उसकी जो टाइडल वॉल्यूम है उससे अगर हायर वो ब्रीथ कर रहा है, तो मीन इसका ये है कि ये साइन है, ठीक है। इट प्रोवाइड हाइपर वेंटिलेशन, और ये क्या, ये हाइपर वेंटिलेशन को प्रोवाइड करते हैं एंड प्रिवेंट इलेक्टेसिस। तो अगर एक पेशेंट ऐसा है कि उसकी जो लंग्स में अल्वेओलाई की जो सरफेक्टेंट फ्लूइड है वो अगर कम है, और वो जब इंस्पायरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन के बाद फिर उसकी अल्वेओलाई कोलैप्स होती है, फिर वो दोबारा ऑक्सीजनेशन के लिए रेडी नहीं होती। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको डीप ब्रीथ की जो साइन है, सेटिंग है वेंटिलेशन का, वो हम सेट करते हैं ताकि उसकी एटिलेक्टेसिस ना हो। एटिलेक्टेसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें अल्वेओलाई की कोलैप्सन हो जाती है। इट प्रोवाइड हाइपर इन्फ्लेशन, इसकी वजह से फिर उस अल्वेओलाई की हाइपर इन्फ्लेशन होती है और एटिलेक्टेसिस जो है वो क्या होती है, वो प्रिवेंट होती है। साइन वॉल्यूम क्या है कि वॉल्यूम या यूजुअल वॉल्यूम इज 1.5 से लेके 2 टाइम्स जो है टाइडल वॉल्यूम तक होती है साइन वॉल्यूम, ठीक है। और साइन रेट फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो यूजुअली हम जो रेट लगाते हैं 4 to 8 टाइम्स इन हावर, मतलब ठीक है। मतलब ये उसका ये प्रैक्टिकल चीज़ है। इंशाल्लाह जब भी आप सीसीयू आईसीयू में चले जाएँगे ना, आप खुद अपने हाथों से जब करवाते हैं, तो फिर ये सब थ्योरी आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। फिर जो पीक एयरवे प्रेशर होती है, तो पीक एयरवे प्रेशर में अभी क्या हो रहा है कि इन एडल्ट इफ द पीक एयरवे जो प्रेशर इज persistently above 45 सेंटीमीटर H2O, मतलब विद मॉइस्चर मीन वाटर, ठीक है। The risk of barotrauma is increased and effort should be made to try to reduce the peak airway pressure। तो मतलब ये है कि जो एडल्ट होती है, तो एडल्ट में ये होती है कि अगर हम कंटिन्यूसली एक एडल्ट को 45 सेंटीमीटर जो O2 H2O है या इसी तरीके से जो प्रेशर है, अगर हम उसको दे रहे हैं कंटिन्यूसली, तो हो सकता है उसकी जो रिस्क है पेरोट्रामा की वो इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। और हम क्या करते हैं फिर,
उसकी जो एफर्ट है, तो हम ट्राई करते हैं ताकि उसकी जो एयरवे प्रेशर है वो थ्रू वेंटिलेटर जो है वो सपोर्ट कराया जाए ताकि पेरिट्रामा की जो चांसेस वो कम हो जाए। तो अगर सिर्फ आपने ये वर्ड्स याद रखना है कि एडल्ट में अगर हम परसिस्टेंटली 45 से अबव प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है, तो चांसेस ऑफ बेरोड्रामा इंक्रीज होती है। तो इसमें हम हमारा एफर्ट ये होगा कि हम उस पीक एयरवे प्रेशर को जो है वो क्या करते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या है कि इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन इट इज अनक्लियर व्हाट लेवल ऑफ पीक प्रेशर में कॉज them इन जनरल कीपिंग पीक जो प्रेशर बिलो 30 इज डिजायरेबल। तो अगर हम इन्फेंट्स के लिए करते हैं, चिल्ड्रन के लिए करते हैं, तो उसके लिए हम तो ऐसा डायरेक्टली हमारे पास अनक्लियर होती है कि हम कितनी पीक एयरवे प्रेशर पे हम लगाएं। लेकिन फिर भी हम 30 से कम जो है वो हम पीक एयरवे प्रेशर पे लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी लंग्स की जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, उसकी चांसेस ऑफ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अब प्रेशर लिमिट ये भी एक सेटिंग हो रही है कि इसमें हम प्रेशर की जितना लिमिट हो सके कि ऑन वॉल्यूम साइकिल्ड वेंटिलेटर द प्रेशर लिमिट डायल लिमिट्स द हाईएस्ट प्रेशर अलाउ इन द वेंटिलेटर सर्किट। मतलब कितना एक वेंटिलेटर में कितना हम ये कह सकते हैं कि जोर है कि वो कितना ऑक्सीजन या कितने जो ब्रीथिंग की जो लिमिट है या वॉल्यूम है वो दे सकते हैं एक पेशेंट को या वेंटिलेटर सर्किट में। मतलब एग्जांपल ये है कि अगर हम कहें कि एक ऐसा मतलब मशीन है कि वो 2 ml पर हावर ऑक्सीजन वो सिर्फ डिलीवर करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करती। तो मतलब ये है कि इसकी जो 2 ml पर हावर जो ऑक्सीजन है, वो इसका प्रेशर लिमिट हो गया। तो इसीलिए ये भी एक साइक्लिक वेंटिलेटर की अपनी लिमिट होती है कि 2 ml पर मिनट से या इसी तरीके से ज़्यादा वो नहीं दे सकती। तो इसको हम कहते हैं कि डायल लिमिट द हाईएस्ट प्रेशर अलाउ ऑन द वेंटिलेटर सर्किट। जो प्रेशर लिमिट एक सिंपल टर्मिनोलॉजी है, ये आपको डिस्कस कर रही है कि जो प्रेशर लिमिट है, तो वेंटिलेटर का भी खुद अपनी एक प्रेशर लिमिट होती है, इससे ज़्यादा वो फिर नहीं परफॉर्म करती। ओन्स द हाई प्रेशर लिमिट इज रीच इंस्पायरेशन इज टर्मिनेट। तो जब हायर प्रेशर की लिमिट की जो है वो जब रीच होती है, चली जाती है, तो इंस्पायरेशन जो है वो क्या होती है, फिर वो टर्मिनेट होती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने सेट किया हुआ है जो प्रेशर लिमिट है 1 ml पर मिनट जो है, तो जब ये 1 मिनट में 1 ml इंस्पायरेशन में आप ले सके या 30 सेकंड में, तो अगली 30 सेकंड खुद ब खुद वो एक्सपायरेटरी मोड में चेंज हो जाएँगी। तो ये प्रेशर लिमिट में होती है। Therefore, if the pressure limit is being constantly reached, the designated tidal volume is not a dilute to the patient। अगर ये कॉन्स्टेंटली जो है वो आप उसको दे रहे हैं, तो उसकी वजह से उसकी जो टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि उसकी अपनी जो डिलीवरी पेशेंट को डिलीवरी है, वो ठीक ना हो, ठीक है। तो जब प्रेशर लिमिट आपको ठीक ना लगे, फिर आपने चेक करना है। फिर सेंसिटिविटी होती है, तो ये भी एक टर्म है कि ट्राइगर सेंसिटिविटी। द सेंसिटिविटी फंक्शन ऑफ कंट्रोल द अमाउंट ऑफ पेशेंट एफर्ट नीडेड टू इनिशिएट एन इंस्पायरेशन। मतलब ये भी एक सेंसिटिविटी एक वर्ड यूज़ हो रहा है वेंटिलेटर जो सेंटर सेटिंग है कि आप ये बता दीजिए एज अ नर्स कि ये पेशेंट कितना सेंसिटिव है या सेंसिटिविटी उसका कितना है। तो आप इस टर्म का मतलब ये है कि पेशेंट खुद से कितना एफर्ट इनिशिएशन ऑफ इंस्पायरेशन में कर सकते हैं। मतलब इसका खुद अपना क्या स्ट्रेंथ है, मजबूती है कि वो खुद से कितनी जो है वो एफर्ट कर सकती है अपनी इंस्पायरेशन अपनी ब्रीथिंग स्टार्ट करने में। तो फिर इससे आपको पता चलते हैं कि इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी, अगर एक पेशेंट ऐसा है कि उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है टू रिक्वायरिंग लेस नेगेटिव प्रेशर, मतलब फिर आप ज़्यादा जो प्रेशर होती है वो तो वेंटिलेटर से आप प्रोवाइड नहीं करते। जब वो खुद से सेंसिटिविटी उसका ज़्यादा है और वो खुद से एफर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वर्क द पेशेंट मस्ट टू डू वेंटिलेट अ ब्रीथ। मतलब अगर वो अमाउंट ऑफ वर्क उस पर क्या हुए, डिक्रीज हो गए, द पेशेंट मस्ट बी इनिशिएट वेंटिलेटर ब्रीथ। तो डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वर्क द पेशेंट मस्ट डू टू इनिशिएट वेंटिलेटर ब्रीथ। इसी तरीके से फिर वो वेंटिलेटर ब्रीथ जो है वो खुद से जो है वो इनिशिएशन करते हैं, ठीक है। तो सिंपल बात है, अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो फिर हम नेगेटिव पोर जो है वो कम प्रोवाइड करते हैं। अगर पेशेंट ओवर कम कर रहा है तो फिर हम वेंटिलेटर से उसको वो ब्रीथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। डिक्रीजिंग द सेंसिटिविटी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ नेगेटिव जो प्रेशर होती है। तो ये दोबारा वो वाला बात होगी कि जब सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी ना, तो इसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ नेगेटिव प्रेशर है वो हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। दैट द पेशेंट नीड्स टू इनिशिएट इंस्पायरेशन एंड इंक्रीज द वर्क ऑफ ब्रीथिंग,
ठीक है? तो जो ऊपर वाला है कि इसका मेन मतलब शॉर्ट ओवरव्यू ऐसा है कि अगर एक पेशेंट ऐसा है कि उसकी इनिशिएशन या सेंसिटिविटी ज़्यादा है इंस्पिरेशन की, तो उसके लिए फिर हम कम वर्क करते हैं ब्रीथिंग के लिए, ठीक है? वो जो वेंटिलेटर है वो कम क्या करते हैं, वर्क प्रोवाइड करते हैं या इंस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर एक पेशेंट है कि उसकी जो सेंसिटिविटी है इन्हेलेशन की जो प्रोसेस है वो कम है, तो फिर हम उसके लिए क्या इंक्रीज़ वर्क ऑफ ब्रीथिंग प्रोवाइड करते हैं वेंटिलेशन से। फिर क्या है कि द मोस्ट कॉमन जो सेटिंग फॉर प्रेशर सेंसिटिविटी आर -1 टू -2 सेंटीमीटर H2O, ठीक है? द मोर नेगेटिव द नंबर द हार्डर इट टू ब्रीथ, मतलब जितना नेगेटिव नंबर होगा ना, तो उतना हार्डर ज़्यादा जो है वो सख्त क्या होगा कि वो ब्रीथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है? ठीक है? तो अब हो रहा है कि मूड या उसकी जो यूज़ रिकमेंडेशन है, तो ये शॉर्ट ओवरव्यू है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपने देखना है। तो सबसे पहले जो कंट्रोल मोड जो मोड होता था वेंटिलेटर की वो ये उसकी टाइप्स है उसको देखें। ये कंट्रोल क्या है कि एनेस्थेसाइज़्ड और पैरालाइज्ड पेशेंट विद नो स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेटरी एफर्ट। तो कंट्रोल मोड वो मोड होते हैं जब हम ड्यूरिंग द सर्जरी या कोई भी पैरालाइज्ड पेशेंट होती है उसको हम और वो खुद से जो है वो रेस्पिरेटरी एफर्ट नहीं करते और खुद जो है वो ब्रीथिंग नहीं ले सकती, तो फिर हम उसके लिए जो है वो बाहर से जो है वेंटिलेटर के थ्रू कंट्रोल मोड अप्लाई करेंगे। असेस कंट्रोल किया कौन सी मोड है कि पेशेंट हु आर एबल टू इनिशिएट स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन बट रिक्वायर्ड ग्रेटर टाइडल देन दे जनरेट, मतलब जितना ये एक ऐसा मूड होती है जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट खुद से स्पॉन्टेनियस भी इनिशिएशन ऑफ ब्रीथिंग करते हैं, लेकिन हम उससे उसकी जो टाइडल वॉल्यूम है उससे ग्रेटर देन जनरेशन में जो वॉल्यूम है उसको ज़्यादा जनरेट करने के लिए जो है वो ये मूड अप्लाई करेंगे। इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन है, तो पेशेंट हु हैव स्पॉन्टेनियस वेंटिलेटर एंड नीड वेंटिलेशन सपोर्ट, मतलब ये पेशेंट जो है खुद ये भी मैंडेटरी ये है कि मतलब पेशेंट खुद भी स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन करते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होती है कि नीड वेंटिलेटर सपोर्ट सपोर्ट भी ज़रूरी होती है। पेशेंट हु कैन इनिशिएट स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन with adequate tidal volume but a need a backup rate useful as a winning mood with more जो है वो क्या होती है, मतलब इसमें 2 टाइप्स एक इसको हम कहते हैं कि इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन एंड सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, ये सेम है। तो इसका मेन मसला ये है कि स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन वो खुद ले रहा है, लेकिन उसकी जो टाइडल वॉल्यूम है उसके लिए हम और भी बैकअप के लिए जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? और फिर जब हम उससे ये निकालते हैं तो हम वो विनिंग मोड पे करवाते हैं। विनिंग मोड एक ऐसा मोड है कि हम ग्रेजुअली उससे जो डिपेंडेंसी है वेंटिलेटर पे वो हम थोड़ा-थोड़ा कम करते हैं। उसकी जो वॉल्यूम की जो रेशो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 30 एमएल पर केजी वो ले रहा है तो या 10 एमएल पर केजी ले रहा है, तो ये हम आहिस्ता-आहिस्ता कम करते हैं ताकि वो खुद से एफर्ट कितना करा रहा है। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन एक अदर जो है मोड है कि दोज़ हू हैव अ स्टेबल वेंटिलेटर ड्राइव एंड कैन जनरेट इनफ नेगेटिव एयरवे प्रेशर, मतलब 20 टू -25। मैंने पहले भी इस स्लाइड में भी लास्ट बात की कि जितना नेगेटिव व्हीली होगा उतना हायर जो है वो उतना हाई हार्डर ब्रीथ वो हम प्रोवाइड करेंगे। टू ट्राइगर द प्रेशर सपोर्ट, इसके लिए हम प्रेशर सपोर्ट दे रहे हैं। फिर कि यूज़ अ विनिंग मूड, इस पर अगर हम उससे ये निकालते हैं कुछ टाइम बाद और देख चेक करते हैं कि उसकी इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, तो फिर हम वो विनिंग मूड पे करते हैं। आर्गुमेंट्स पेशेंट्स स्पॉन्टेनियस एफर्ट एंड डिक्रीज द वर्क ऑफ ब्रीथिंग, तो डिक्रीज द वर्क ऑफ ब्रीथिंग ये भी चेक करते हैं फिर, ठीक है? तो यूज़ एज़ विनिंग मूड टू आर्गुमेंट्स पेशेंट स्पॉन्टेनियस एफर्ट, और फिर स्पॉन्टेनियस एफर्ट्स को जो है वो चेक करने के लिए फिर हम विनिंग मूड पे लेके आते हैं ताकि एंड डिक्रीज द वर्क ऑफ ब्रीथिंग, और जो बाहर से हम ब्रीथिंग वर्क लेते हैं वेंटिलेटर से वो कम करते हैं ताकि खुद से वो चेक करते हैं कि वो ले रहा है या नहीं ले रहा है। पॉजिटिव इन एक्सपायरेटरी प्रेशर जो है वो क्या है कि इंक्रीज फ्रैक्शन टू डिक्रीज द प्रिवेंट अल्वियोलर जो कोलैप्स होती है। तो मतलब हम फ्रैक्शन रेस्पिरेटरी जो कंसंट्रेशन है वो अगर हम प्रोवाइड करते हैं, तो इस जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो वो डिक्रीज़ होती है प्रिवेंट और कोलैप्स ऑफ अल्वियोलाई। तो पॉजिटिव इन एक्सपायरेटरी प्रेशर वो प्रेशर होती है जो कि हम अल्वियोलाई को आपको तो पता है नॉर्मली क्या होती है, जब इंस्पिरेशन होती है तो अल्वियोलाई जो है वो डायलेट होती है। जब एक्सपायरेशन होती है तो अल्वियोलाई क्या होती है, उससे ऑक्सीजन निकल जाती है, वो थोड़ा-सा मतलब स्मॉल हो जाती है, ठीक है? डिप्लेट हो जाती है। तो कंटिन्यूअसली इम्प्लांट करने के लिए
और उसको इम्प्लांट होने के लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव इन एक्सपायरेशन। जब वो एक्सपायरेशन करेगा तो अल्वेओलाई तो क्लोज होंगी। तो जब हम ये मोड अप्लाई करते हैं तो फिर वो अल्वेओलाई क्लोज नहीं होंगी, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली जो है वो एयरवे की ओपनिंग के लिए ऑक्सीजन की मोड लगा हुआ होती है वेंटिलेशन से। कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर भी इसी तरीके से कि हम उस पेशेंट को, जो पेशेंट है उसके लिए जो है वो ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, कंटिन्यू एयरवे पॉजिटिव प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, और ये थ्रू मास्क वगैरह हम लगा सकते हैं। फिर बात हो रही है कि इंश्योरिंग ह्यूमिडिफिकेशन एंड थर्मो जो रेगुलेशन है, कि ऑल एयर डिलीवर्ड बाय द वेंटिलेटर पास थ्रू द वाटर इन द ह्यूमिडिफायर वेयर इट इज द वार्म एंड सैचुरेटेड, and humidifier temperature should be keep close to body temperature 35 to 37 सेंटीग्रेड। तो मतलब जो भी हम वेंटिलेशन की जो प्रोसीजर है वेंटिलेटर से अगर हम वो दे रहे हैं तो वो लाजमी है कि इसको हम कोई भी वाटर के साथ, दो मीटर के साथ कनेक्ट होके, ताकि वो ह्यूमिडिफाइड एयर उसको प्रोवाइड हो जाए, ताकि कोई उसकी कप वगैरह ना हो जाए, या उसकी और जो है वो लंग्स की अल्वेलाई या आर्टरीज वगैरह क्या हो, खराब ना हो जाए, देखें, या थ्रोट सोर थ्रोट्स ना हो जाए। In some rare instances, severe hypothermia, the air temperature can be increased। फिर क्या होती है कि इन सम रेयर इंस्टेंट हालत में ये कुछ सिवियर हाइपोथर्मिया कंडीशन में वो चलती है, और देखती है कि द एयर टेम्परेचर कैन बी इंक्रीज। तो इतना आपने टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं करना, और मतलब नॉर्मल आपने जो है वो टेम्परेचर रखना है, ताकि सिवियर हाइपोथर्मिया भी ना हो और सिवियर हाइपरथर्मिया भी ना हो। तो आपने एयर का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रखना है। ह्यूमिडिफायर शुड बी चेक फॉर एडुकेट वाटर लेवल, और फिर आपने ह्यूमिडिफिकेशन के लिए जो है वो वाटर की चेकअप करना है, ताकि एडुकेट वाटर की वेंटिलेशन प्रोवाइड हो, ठीक है। फिर क्या कि एन एम्प्टी ह्यूमिडिफायर जो कंट्रीब्यूट टू ड्राइंग द एयरवे often with resultant dry secretion, mucus plugging and less ability to suction out secretion। मतलब ये कि जो ह्यूमिडिफायर है वो हेल्प करेगा, जब हम उसको ह्यूमिडिफाइड एयर देंगे ना, तो इसकी वजह से उसकी जो ड्राइनेस होती है या उसकी जो एयरवे होती है वो एम्प्टी होती है, ठीक है। और इसकी वजह से जो सिक्रीशन या प्लगिंग ये कम जो है वो, हम तो सेक्शन वगैरह ये सब चीज़ें तो नहीं करते हैं ना जब वो एक पेशेंट को वेंटिलेशन होती है। तो हमें चाहिए होती है कि हम हो सके कि उसको ह्यूमिडिफाइड एयर प्रोवाइड हो, ताकि प्लगिंग वगैरह या पेल्जियम वगैरह ये ना हो, या सक्शन की ज़रूरत ना पड़े। ह्यूमिडिफाइड एयर शुड नॉट बी ओवर प्लेन एज दिस वे, जिसमें इंक्रीज सर्किट रेजिस्टेंस एंड इंटरफेयर विद स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग। जब हम अगर ह्यूमिडिफाइड भी चाहिए होती है, लेकिन हर चीज़ का अपना एक लिमिट होती है। अगर आपने ह्यूमिडिफाइड एयर भी ज़्यादा जो है वो ओवर इनप्लेन की, तो फिर इसकी वजह से आपकी जो वेंटिलेटर आपने प्रोवाइड की, तो उसकी सर्किट की जो स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग है उसके साथ इंटरफेयर होके प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने इस चीज़ों का ख्याल रखना है। एयर passes थ्रू द वेंटिलेटर टू द पेशेंट, वाटर कंडेंस इन द जो corrugated ट्यूब है, दिस मिक्सचर इज कंसिडर्ड कंटेमिनेटेड एंड मस्ट बी ड्रेन इनटू द रिसिप्रोकल एंड नॉट बैक इनटू द स्टेराइल ह्यूमिडिफायर। मतलब ये है कि अगर आप एक ट्यूब आपने वेंटिलेटर से जो है वो पास किया हुआ है, एक एयर वेंटिलेटर से पास हो रहा है, और पेशेंट की जो मतलब कंडेंस एयर उसको जा रही है, तो हो सके उस ट्यूब में कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी ऐसा कंटेमिनेशन हो, ताकि उसको इन्फेक्शन पेशेंट को चल सकती है, और फिर तो वो दोबारा नहीं आती। बस कंटिन्यूस ऑक्सीजन वो आप प्रोवाइड करते हैं, और जो जो भी चीज़ है वो अंदर जाती है और अंदर जाती है, तो फिर इससे और भी मसले क्रिएट हो सकती है। तो ये आपने हाइजीन का और ह्यूमिडिफिकेशन का और इसी तरीके से टेम्परेचर का, ये सब चीज़ें आपने एयर जो एयर आप प्रोवाइड करते हैं वेंटिलेशन से, वो आपने सेट करना है। If the water is allowed to build up, resistance is delivered resistance is developed in the circuit and the positive in aspirated जो pressure is generated। तो अगर वाटर बुल्ड अप हो रहे हैं, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या होती है, डेवलप लाजिम होंगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप वॉल्यूम आप ऑक्सीजन जो है वो इंस्पायरेट कर रहा है, लेकिन वहाँ उसमें कोई फ्लूइड वगैरह सर्किट में आया है, या कोई भी सिक्रीशन सर्किट में जनरेट हुआ है, फ्लूइड है, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। आपकी जो कंटिन्यूस पॉजिटिव जो प्रेशर इन एक्सपायरेटरी प्रेशर है उस टाइम तक। इन एडिशन द इफ मॉइस्चर accumulate near the endotracheal tube, द पेशेंट कैन बी एक्सपायरेट द वाटर। तो हो सकता है कि अगर ट्यूब के अराउंड ये मॉइस्चराइजेशन की जो चीज़ें हैं, अगर ये मौजूद है, तो हो सकता है कि वो एंडोट्रेकियल ट्यूब से वो एस्पायरेशन की तरफ, लंग्स की तरफ चल सकती है। तो ये इसका ख्याल रखना है। तो आपने मेडिकेशन प्रोवाइड करना है, लेकिन उसकी अपनी प्रोटोकॉल के हिसाब से। जब आप प्रैक्टिकली ये परफॉर्म करते हैं तो ये फिर ईज़ी होगा, ठीक है। लेकिन ये तो थ्योरी है, इस थ्योरी तो होती है यहाँ इस तरीके से है।
The nurse and respiratory therapist jointly are responsible for the preventing this condensations build up. The humidifier is an आइडियल मीडियम फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। तो आपको पता है कि जहाँ पे भी वाटर होगा वहाँ पे बैक्टीरिया तो वो अपना सर्वाइवल ज़्यादा फेवर करेगा। तो इसके लिए नर्स और जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है ये दोनों जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है ताकि कोई भी जो कंडेंसेशन है वो ना हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद जो वेंटिलेटर जो अलार्म है तो उस वेंटिलेटर की अलार्म बजाना भी एक आपको साइन है कि कोई भी वेंटिलेटर की जो डिफेक्ट हो रहा है या कोई भी मसला चल रहा है, ठीक है। तो मैकेनिकल वेंटिलेटर कंप्रोमाइज ऑडिबल एंड जो है कंप्राइज ऑडिबल एंड विजुअल जो अलार्म सिस्टम होती है विच एक्ट एज इमीडिएट वार्निंग सिग्नल टू अलर्ट वेंटिलेशन। मतलब ये है कि उसकी जो अलार्म साइनिंग होती है या उसकी जो आवाज़ें होती है वो भी आपको एक ऐसा सिग्नल दे रहा है कि वेंटिलेशन में कोई भी डिफेक्ट है या कोई भी वेंटिलेशन प्रोसेस जो है वो अल्टर हुआ है, तो आपने चेक करना है। अलार्म सिस्टम्स कैन बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम एंड प्रेशर हाई एंड लो। मतलब अगर आपने कोई भी मॉनिटर लेकिन अच्छी मॉनिटर अगर आपने यूज़ की हुई है ना वो जब अपनी उसकी में सेटअप है, फॉर एग्जांपल अगर हम इन्फेंस या इसकी वो देखते हैं ना हार्ट रेट देखते हैं सिचुएशन देखते हैं, तो जब वो 80 से सॉरी 90 से सिचुएशन कम होती है तो वो एक अलग साउंड क्रिएट करेगा, अलार्म क्रिएट करेगा। लेकिन अगर वो 90 से अबव होगा तो वो थोड़ा साउंड होगा, क्वाइट होगा, खामोश होगा और एक-एक आवाज़ अदर टाइप्स की साउंड निकलेगा उससे, ठीक है? तो ये इससे इंडिकेट करते हैं कि अगर 90 से कम होंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस होंगे, तो ये खतरनाक है, साइन ऑफ वार्निंग है। तो इसी तरीके से ठीक है, हायर प्रेशर अलार्म वार्न अपराइजिंग प्रेशर। मतलब अगर प्रेशर हायर से आपको अलार्म दे रहा है तो मीन इसका है कि प्रेशर ज़्यादा लग रहा है अब। लोअर जो लो प्रेशर अलार्म वार्म्स टू डिस्कंटिन्यूएशन ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द वेंटिलेशन सर्किट लीक। तो हो सकता है कि उसकी जो लो प्रेशर अलार्म है वो अगर डिस्कंटिन्यूएशन की वजह से पेशेंट को जो है वो फ्रॉम द वेंटिलेशन सर्किट से अगर लीक हो रहा है या किंक हो रहा है या कोई भी की जगह पे वो किंक हुए ना बंद हुए हैं तो ट्विस्टेड हुए, तो ये हम देखते हैं, ये हमें अलार्म देता है कि ये प्रॉब्लम है, इसको आपने जो है वो रिमूव करना है। तो इंशाल्लाह 8 नंबर पार्ट में हम कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेंटिलेटर जो मैकेनिकल वेंटिलेशन है वो इंशाल्लाह पढ़ाएँगे और इसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि 8 नंबर यूनिट में वेंटिलेटर जो केयर है वो हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।